तो लास्ट क्लास में हम लोग कोलिजन पढ़ रहे थे। मैं स्टार्टिंग से थोड़ा बता देता हूँ। ये रहा कोलिजन हम लोग देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि दो तरह के कोलिजन होते हैं। एक होता है हमारा क्लासिफिकेशन। दो तरह के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। एक तो कोलिजन किस तरह का हो रहा है उसके हिसाब से डिफाइन करना हो तो, और एक एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस तरीके से डिफाइन करना हो तो, दो तरह के कोलिजन्स के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो इसमें दो तरह का कोलिजन होता है। एक तो हेड ऑन कोलिजन या फिर ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में क्या बताया था कि अगर दोनों एकदम बिल्कुल सामने सामने आकर टक्कर खाएंगे तो उसे हेड ऑन कोलिजन कहा जाएगा, जिसको अगर हम लोग फिजिक्स के टर्म में समझे तो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ, ये जो हमारा लाइन ऑफ मोशन है और जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये दोनों क्या होना चाहिए, कॉन्साइड करना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग हेड ऑन कोलिजन बोलेंगे। और इसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि लाइन ऑफ मोशन और अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में एंगल हो तो ये ऑब्लिक कोलिजन होगा। फिर हम लोगों ने डिफाइन किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेसिस पे हम लोग तीन तरह को अलग अलग कोलिजन डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इलास्टिक कोलिजन, जिसमें कि सबसे ज़्यादा हाइट अटेन करेगा, है ना, मतलब कि एनर्जी का लॉस बिल्कुल ज़ीरो होगा। तो इस तरह के कोलिजन को हम लोग इलास्टिक कोलिजन बोला था। इसमें ऐसे कोलिजन में एनर्जी का लॉस होगा लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा। और थर्ड तरह का कोलिजन बोला था जिसमें कि एनर्जी का लॉस सबसे मैक्सिमम होगा। तो जिसमें बिल्कुल भी लॉस नहीं उसे हम लोग इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। जिसमें थोड़ा लॉस उसे हम लोग इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। और जिसमें सबसे मैक्सिमम एनर्जी का लॉस हुआ परफेक्टली उसे इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। इसे याद रखना अच्छे तरीके से। ट्वेल्थ में जब हम लोग ये मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये काम आएगा। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फिर हम लोगों ने डिफाइन करा था कि इस तरीके से डिफाइन करते हैं। बहुत जगह पे गलत तरीके से डिफाइन करके बस फॉर्मूला लिख करके बता देते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, डेट इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। और इम्पल्स का फॉर्मूला हमारा ये होता है। तो हम लोग ये यूज करते हैं। रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन ये दो प्रोसेस है। जब किसी भी दो पार्टिकल का कोलिजन होता है, जैसे कि यहाँ पे दो पार्टिकल का कोलिजन हो रहा है, तो ये जो पार्ट कहलाता है, ये पूरा का पूरा पार्ट कहलाता है हमारा डिफॉर्मेशन प्रोसेस। और ये वाला पूरा पार्ट कहलाता है रिफॉर्मेशन प्रोसेस। मतलब कि बॉडी अब रिफॉर्म कर रहा है जो भी इसमें डिफॉर्मेशन हुआ था। और फिर हम लोगों ने इसको डिराइव किया था। दोनों बॉल पे हम लोगों ने इस पे रिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन का निकाला था इम्पल्स, वैल्यूज को पुट किए थे और फिर इस जगह से हमारा आंसर आया था। तब जाकर के ये हमारा हाँ हाँ। डिराइव फॉर्म आया था, that E is basically equals to the velocity of separation upon velocity of approach. This is velocity of separation upon velocity of approach. ये फॉर्मूला अभी अधूरा है, जब ऑब्लिक कोलिजन पढ़ेंगे तो उसमें वो चीज़ पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यूज करेंगे। तो अब ई का जो वैल्यू है, ये कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कुछ भी हो सकता है, ई इज इक्वल टू 1। ई का लेकिन वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में ही रहेगा। तो अगर ई 1 हुआ तो इसे हम लोग बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन, जिसमें कि एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग इसमें कर सकते हैं। और कुछ इस टाइप का फॉर्मूला अप्लाई होगा जब ई इज इक्वल टू 0 से 1 के बीच में, मतलब इसे हम लोग बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन और इसमें एनर्जी का लॉस कुछ हुआ है। और सबसे लास्ट वाले में हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें कि एनर्जी का लॉस जो है वो सबसे मैक्सिमम होता है। तो ये पार्ट में हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि बोथ विल स्टिक टुगेदर, या फिर दोनों सेम वेलोसिटीज चलेंगे। और दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग कर सकते हैं। इस वाले पार्ट में भी मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग कर सकते हैं। तो इस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, और क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोगों ने कुछ इस पे ये निकाले थे कि अगर ई इज इक्वल टू 1 है, आइडेंटिकल बॉल है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, चलो अब इस पे क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं करेंगे। सिंपल क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है
जिसका मास m है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, और ये दूसरा बॉल है जिसका भी मास m है, आइडेंटिकल है दोनों बॉल, और ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। तो बोला गया कोलिजन होने के बाद दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन। पहला दिया गया अगर E इज इक्वल्स टू 1 होता है, दूसरा E इज इक्वल्स टू अगर अगर 1/2 है, एंड तीसरा थर्ड E इज इक्वल्स टू 0 है। फटाफट करके बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता दिया कि हमें दो काम करना है कोलिजन में, हमेशा दो काम करना होता है। पहला मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा ई का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तुम बुक्स वगैरह में देखोगे तो एनर्जी कंजर्वेशन भी करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन इज सेकेंडरी ऑप्शन, अगर तुम ई का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना चाहते हो तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो। लेकिन फिर से भाई कि अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ई का तरीका सबसे बेस्ट होता है। तो पहला हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन, इन स्टार्टिंग में ये दोनों बॉल्स जो थे वो 10 से जा रहे थे और ये 5 से जा रहे थे, और ये कोलिजन किए। कोलिजन करने के बाद इसकी वेलोसिटी मैं एज्यूम कर लूँगा v1 और इसकी वेलोसिटी एज्यूम कर लूँगा v2। फिर से दूसरा चीज़ कॉन्सेप्ट इसमें हमेशा याद रखना कि वेलोसिटी जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में एज्यूम करना है, चाहे कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो। इससे क्या होता है, एरर्स कम होते हैं, मिस्टेक्स हमसे गलतियाँ कम होती है। सो दिस इज इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज फाइनल मोमेंटम। क्या दोनों का मोमेंटम सेम होना चाहिए? बिल्कुल। ये हो जाएगा m इंटू 10 प्लस ऑफ m इंटू 5 इज इक्वल्स टू m v1 प्लस ऑफ m v2। m कैंसिल आउट कर लो, ये हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2। तो ये एक ऐसा इक्वेशन है जो तुम चाहे e इज इक्वल्स टू 1 के लिए यूज करो, चाहे 1/2 के लिए या 0 के लिए, हर एक में यूज होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम लोग पहला केस कर लेते हैं जिसमें e इज इक्वल्स टू 1। तो e इज इक्वल्स टू 1 का फॉर्मूला होने का मतलब ये कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड लेना है हमें, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब फाइनल टाइम पे सेपरेट करता है हमेशा। तो v2 माइनस ऑफ v1 लिखूंगा डिवाइडेड बाय अप्रोच कितने से कर रहा था, 10 माइनस ऑफ 5। हमेशा ध्यान रखना ये चीज़ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5 v2 माइनस ऑफ v1। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये जो आया हमारा सेकेंड इक्वेशन आया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर लो तो इधर से तुम्हारे पास v1 एंड v2 आ जाएगा। तो v2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड v1 आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इधर से देखो मैंने फिर से वापस इस बात को प्रूव कर दिया कि दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। वेलोसिटी will exchange if it is a elastic collision। इंपॉर्टेंट बात, दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल सर मतलब मास सेम होने चाहिए था। नहीं, आइडेंटिकल का मतलब है पहला तो हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए और दूसरा मास सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेडियस अगर डिफरेंट होगा तो एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा ना, फ्लोर पे रखा हुआ है तो। यस। मास सेम भी रहा तो भी हेड ऑन नहीं हो पाया। तो इस तरीके से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हेड ऑन होना चाहिए एंड मास सेम होना चाहिए। आगे चलो, इस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड, अगर E इज इक्वल्स टू हमारा 1/2 हुआ तो E इज इक्वल्स टू 1/2 हुआ तो ये जो चीज़ है 1/2 हो जाएगा, बाकी तो कुछ है नहीं। फॉर्मूले में हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 5/2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस ऑफ v1। सो दिस विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास है ही पहले से, डेट इज 15 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2। तो इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो इधर से मेरे पास v1 आ जाएगा और v2 आ जाएगा। कितना आ रहा है v1,
V2 निकाल लेते हैं पहले, दोनों को ऐड कर लिया तो ये हो जाएगा 15 प्लस ऑफ 5/2, तो ये हो जाएगा 35/2, 35/4 है ना। हाँ, एक 35/4, दूसरा 25/4। 25/4, तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट थर्ड वाला कर लेते हैं। अगर e इज इक्वल टू हो गया 0, तो हमें पता है कि अगर e इज इक्वल टू 0 है तो दोनों चिपक जाएंगे और दोनों साथ में चलेगा। मतलब है तो इंडिविजुअली, लेकिन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जानी है, सेम। तो टोटल मास कितना हो जाएगा 2m। मोमेंटम कंजर्वेशन कर लो, 2mv इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम कितना m इंटू 10 प्लस ऑफ m इंटू 5, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा 15/2, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दो बॉल हैं जो कि 2u0 से जा रहा था और ये u0 से जा रहा था, और इसका मास m दिया गया, इसका भी मास m दिया गया है, और e इज इक्वल टू दिया गया है 1/2। तो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन फॉर b। सॉल्व करो, b के लिए इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कितना होगा। इसमें ऐसा करो कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन भी निकाल लेना, ठीक है। ऑल्सो फाइंड इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। दोनों चीज साथ में निकाल लेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन को अगर देखो तो ये डेरिवेशन पे बेस्ड है ना, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन हमें निकालना है। तो ये दोनों मासेस को मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ये m मास और ये भी m मास है, और इसकी वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में 2u0 है और इस डायरेक्शन में u0 है। तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन क्या है, तो पहले ये दोनों जाके कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे। तो कोलिजन करने के टाइम पे कुछ जो है वो इस तरीके से फॉर्म कर लेंगे से, है ना। तो इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में आना डिफॉर्मेशन हुआ, और जब वापस से अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, लेट से v1 है और ये लेट से वेलोसिटी v2 है, तो ये वापस से अपने शेप एंड साइज को रिगेन करेगा, तो इस प्रोसेस को रिफॉर्मेशन बोलेंगे। सो दिस इज बॉल ए एंड दिस इज बॉल बी। तो जिस समय कॉमन वेलोसिटी v डैश हो जाती है उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, ये साथ साथ में चल रहा है और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो चुका है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इसको इनिशियल और इसको फाइनल बोल रहा हूँ मैं। इनिशियल कितना है m इंटू 2u0 प्लस ऑफ m u0 इज इक्वल टू 2m v डैश। सो v डैश कितना आ जाएगा, v डैश विल बी इक्वल टू कितना है ये 2 and 3 u0/2। तो हमारा v डैश आ गया ना, v डैश आ गया। और अब मैं इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन था क्या चीज, किसके लिए, बॉल बी के लिए निकालना। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन किसे बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है डिफॉर्मेशन के टाइम पे, वो उसका इंटीग्रेशन, और ये होता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल बी। तो फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया है m v डैश, और इनिशियल मोमेंटम कितना था विच वाज m u नॉट। तो अब इसको फॉर्मूला वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3u0/2 और u0 से माइनस हो जाएगा, तो m u0/2 आ जाएगा इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। आया ना, बोलो यही आया था या कुछ और आया था। यही आया था। अब इम्पल्स ऑफ नहीं, हाँ, डिफॉर्मेशन mu0 आया था, रिफॉर्मेशन mu0/2। तो ये 3u0/2 m तो कम आना गया, माइनस ऑफ u0 होगा, तो ये u0/2 आया ना। तुमने क्या मिस्टेक कर दिया कुछ,
देखो जल्दी से क्या मिस्टेक किया। So the 2mv1 कैसे आया फाइनल मोमेंटम? एम वी डैश है ना ये, क्योंकि इस बॉल का मास m है और वो कितने से जा रहा है, v डैश से जा रहा है, तो फाइनल मोमेंटम एम वी डैश और इनिशियल मोमेंटम एम यू नॉट, क्योंकि ये इनिशियल है। बराबर, ये इतना डिफॉर्मेशन प्रोसेस है ना, पूरा इस जगह से इस जगह तक मत लेना, ये नहीं करना है, सिर्फ डिफॉर्मेशन पार्ट के लिए चेंज इन मोमेंटम लेना है मुझे, तो वो भी बॉल बी का, क्योंकि बी का निकालने बोला गया। नहीं समझ में आई? समझा समझा। क्या गलती किया था? सर वो बीच का स्टेप ही मिस किया था। बीच वाला स्टेप मिस कर दिया। हाँ ओके, ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे हाँ इम्पल्स ऑफ सर। डिफॉर्मेशन निकला। अब इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन निकालते हैं। देखो, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन निकल गया, तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन तुम आराम से निकाल सकते हो। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन निकालने का दो तरीका है, या तो सेम ये तुम वेलोसिटी निकाल लो फाइनल, उसके बाद चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, या फिर ई का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ये तो होता है। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ई, है ना, या फिर ई टाइम्स ऑफ इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन हो जाएगा इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन के बराबर। और देखो मैंने ई का वैल्यू दिया विच इज 1/2। एम यू नॉट बाय 4 हो जाए। हाँ, तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन विल बी एम यू नॉट बाय 4, बस वैल्यू पुट करना है। और चाहो तो तुम ऊपर से कैलकुलेशन कर सकते हो v1 v2 निकाल करके, क्योंकि ई का वैल्यू दिया हुआ है, तो v1 v2 निकाल करके भी काम कर सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि लेट्स से एक बॉल है जो कि 3 यू नॉट से जा रहा था, और ये एम मास का बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में यू नॉट से जा रहा था। ठीक है, तो पूछा गया 2m मास है ये, तो पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन, and also find the final velocity of both balls for elastic collision। सॉल्व करो इसको। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। पहले तो ये निकालना है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा कोलिजन के टाइम पे, और दूसरा कोलिजन होने के बाद वेलोसिटीज वगैरह कितनी होगी, ये चीज़ निकालना। तो देखो जिस समय ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे, जो जो बॉल हैं एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे, तो ये होगा इसका इनिशियल कंडीशन। उसके बाद फिर क्या करेगा, ये कोलाइड करेगा, तो कोलिजन करने के टाइम पे ये डिफॉर्म कर जाता है, हमें पता है, और ये इस तरीके से डिफॉर्म कर गया। इसका मास m है और इसका मास 2m है, तो ये कॉमन वेलोसिटी से जाएगा, या तो हो सकता है लेफ्ट के डायरेक्शन में जाए या राइट के डायरेक्शन में जाए, कोई भी एक डायरेक्शन एज्यूम कर लिया हमने v डैश। और उसके बाद कोलिजन होने के बाद हो सकता है कि ये जो m मास का बॉल है वो लेफ्ट के डायरेक्शन में चले या राइट के डायरेक्शन में चले, मुझे पता नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, हमेशा एज्यूम करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। 2m को भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, v1 एंड v2। इससे फायदा क्या होगा कि हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा प्लस माइनस के साइन के लिए, और दूसरा चीज़ ये है कि जो भी वैल्यूज़ होंगे वो खुद ही खुद निकाल करके दे देगा।
तो पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे मैक्सिमम स्टोर हो जाता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, देखो किसी भी तरह का कोलिजन होगा तो इस समय स्टार्टिंग में एनर्जी होता है इसके पास, और एनर्जी जो है अभी पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो दो फॉर्म में चला गया, एक तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गया हुआ है और एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन दोनों में गया। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन देखो कितना हो गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इक्वल्स टू सम काइनेटिक एनर्जी इज दिस स्टेट प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल। हालांकि मैग्नीट्यूड लेना है हमें हर एक चीज का। अब मुझे वेलोसिटी निकालना है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। तो कैसे वेलोसिटी निकलेगा, ये कॉमन वेलोसिटी मोमेंटम कंजर्वेशन से 1 2 3। तो पहले 1 एंड 2 में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, जिसमें हो जाएगा m इंटू 3u0 प्लस 2m इंटू माइनस u0। क्यों, नेगेटिव डायरेक्शन है, इसकी वेलोसिटी किधर है, नेगेटिव। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, भूलना नहीं है हमें। दूसरा, अब इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 3m इंटू वी डैश। एम एम कैंसिल आउट कर लो, कितना आ गया ये आंसर, 3m यू नॉट माइनस ऑफ 2 यू नॉट, दैट इज यू नॉट इज इक्वल टू by 3। 3. तो वी डैश हाँ, कितना आया, यू नॉट बाई 3 विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि डायरेक्शन जो हमने अज्यूम करा है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब वी डैश का वैल्यू पुट कर लग सकते हैं हम लोग। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, दोनों का अलग अलग है, इक्वल्स टू इधर लिखता हूँ। तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा। पहले वाले का हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ फाइनल विच इज, अब दोनों मास तो चिपक गया है, साथ में चल रहा है, तो टोटल मास हो जाएगा 3m हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसी दोनों को मुझे डिफरेंस लेकर के आंसर निकालना है। कितना आ जा रहा है, लगभग ये 9/2 एम वी स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एम यू नॉट स्क्वायर और माइनस ऑफ 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एम यू नॉट स्क्वायर का 6। यही आ रहा है ना। 49 by 9 amperes. तो 1 माइनस 1/6 डेट इज 5/6, और फिर इसको तुम फिर से ले लो, एम यू नॉट स्क्वायर, ठीक है क्या, ये आंसर आ गया। अब दूसरा देखो, मुझे क्या निकालने के लिए बोला गया, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। डेट मीन्स यू विल हैव टू फाइंड v1 एंड v2, जो कि काफ़ी आसान है। तो स्टार्टिंग में इस डायरेक्शन में जा रहा था 3u0 से m मास, और ये 2m मास u0 से जा रहा था, और अब कोलिजन करने के बाद इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 माना और इस डायरेक्शन में v2 माना, m मास एंड 2m मास। तो मोमेंटम कंजर्वेशन पहला काम तो हम लोग को यही करना होता है। तो ये हो जाता है 3m यू नॉट माइनस ऑफ 2m यू नॉट इज इक्वल टू, इसका मोमेंटम कितना, m v1 प्लस 2m v2, m कैंसिल आउट कर लो। सो यू नॉट इज इक्वल टू v1 plus 2v2। Plus V2. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन किससे आएगा, E इज इक्वल टू 1 दे रखा है, इलास्टिक कोलिजन है, तो E इज इक्वल टू 1 में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये निकाल लिया। तो 4 u नॉट इज इक्वल टू v2 माइनस ऑफ v1। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो क्या अभी वेलोसिटी एक्सचेंज करेगा या नहीं करेगा, पहले तो ये बताओ। इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ, या वेलोसिटी एक्सचेंज करेगा, नहीं, नहीं, क्यों,
मास इज डिफरेंट है। मास इज डिफरेंट है ना, तो हमेशा हर बार में ये मत समझ लेना कि इलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अब क्या करें, v1 है, दोनों को ऐड कर लेता हूँ, तो v1 चला जाएगा, 5 u नॉट इज इक्वल्स टू v1 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3 v2, सो v2 इज इक्वल्स टू 5 u नॉट बाय 3, आ गया आंसर। अब उसी तरीके से v1 निकालेंगे, तो v1 कितना आ जाएगा, v2 माइनस ऑफ 4 u नॉट, कितना आ रहा है, 12 माइनस ऑफ 5 विच इज 7 u नॉट बाई 3, माइनस में, माइनस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में हमने अज्यूम करा था वो डायरेक्शन नहीं है, हमने v1 को ये डायरेक्शन अज्यूम करा था, बेसिकली टक्कर खाने के बाद ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, दिस विल बी द राइट डायरेक्शन। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, m मास का बॉल है, ये जो है 2m मास का बॉल है, और उससे पहले मुझे एक चीज बताना पड़ेगा, इससे पहले मुझे एक चीज बताना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा है कि ये मेरे पास एक बॉल है जिसका मास m मान लो या कुछ भी मान लो, और इसके पास वेलोसिटी थी u, और इस जगह पे एक वॉल है जो कि काफी ज्यादा हैवी है, जिसका मास काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और ये आगे की डायरेक्शन में आया और ये v से इस डायरेक्शन में आ रहा था, ठीक है, ये हैवी वॉल है। बहुत ही ज्यादा हैवी बॉल है जो कि v वेलोसिटी से आ रहा है। इन दोनों के बीच में जो कोलिजन हो रहा है उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो e दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e। तो पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। सॉल्व करो, बढ़िया क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। सर u प्लस 2m। u प्लस 2m, डायमेंशन तो करेक्ट कर लो कम से कम, u प्लस 2m, सोचो सही जा रहा है क्या। चलो करते हैं, देखो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, लेट से कि इस जगह पे ये जो m मास है इस डायरेक्शन में आ रहा था u, और इस वॉल का मास तो नहीं, कि मैंने बोल दिया बहुत हैवी है, मैं इसको कैपिटल m एज्यूम कर लेता हूँ, और इसकी वेलोसिटी थी v, और जब कोलिजन हो जाएगा तो कोलिजन होने के बाद इस बॉल की जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में हो जाएगी v1, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, और इस वॉल की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में हो गई v2 लेट से, और ये कैपिटल आम है, और इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम कर लेता हूँ और इसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन बिल्कुल लगना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम कितना, एम वी माइनस ऑफ एम यू नॉट, यू है ना, यू नॉट नहीं लिखता हूँ, ठीक है, और फाइनल कितना हो जाएगा एम वी वन प्लस कैपिटल एम वी टू। अब ये m बहुत ज्यादा बड़ा होने का मतलब क्या हो गया, m इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल m, तो मैं इस पूरे इक्वेशन को कैपिटल M से डिवाइड कर लेता हूँ, ये हो जाएगा v माइनस ऑफ स्मॉल m u डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m v1 डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस v2। सही है क्या, आप ध्यान दो, अगर m का वैल्यू काफी ज्यादा बड़ा है मतलब इन्फिनिटी हो गया तो ये टर्म तो जीरो हो गया,
हाँ That means V1 and V2 मतलब सॉरी V and V2 इक्वल हो गया। इसका मतलब तुम ये बोल सकते हो कि वॉल पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, दीवार इतना बड़ा है कि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जितने से जा रही थी उतने से ही जाएगी। क्लियर है क्या? तो कभी भी अगर हैवी वॉल है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इतना सा ध्यान में हमें रखना है। नोट में डाल के लिख लेते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज heavy या फिर if the object is heavy, mass is much greater than the particle, then its velocity remains unchanged। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली रिमेन्स अनचेंज होने की बात हो रही है। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो वही बात होगी कि मैं अर्थ के ऊपर कूद रहा हूँ तो अर्थ का वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं, तो वो नेग्लिजिबल है, काइंड ऑफ वैसा है। तो ठीक है, मुझे ये बात समझ में आ गया। तो अब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, देखने का तरीका चेंज हो गया। अब देखने का तरीका क्या है, ये एम मास का पार्टिकल है जो कि यू से आ रहा था और ये हैवी वॉल है जो कि वी से इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो कोलिजन होने के बाद वॉल की वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई और इसकी वेलोसिटी वी रहेगी, लेकिन एम मास जो था उस पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गया वी वन। अब मुझे वी वन निकालना है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अब हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर जो मोमेंटम कंजर्वेशन किया इससे रिजल्ट आया। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अब नहीं करना है। करना क्या है फिर, ई का फॉर्मूला लगाना। ई क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो रहा है, ये है सेपरेशन और ये है अप्रोच। सेपरेशन है हमारा v1 माइनस वी और अप्रोच कितने से हो रहा है, v प्लस यू से। अब इसी फॉर्मूले को बस हमें रीअरेंज करके यूज करना है। ई v प्लस यू इज इक्वल टू वी वन माइनस बी। सो वी वन इज इक्वल टू वी प्लस ए इंटू वी प्लस यू इज इक्वल टू ई यू प्लस ऑफ ई प्लस वन इंटू वी। अब देखो काफी बढ़िया फॉर्मूला है, इससे हम लोग कितने अच्छे तरीके से चीजों को निकाल सकते हैं। क्या बता रहा है, वी वन इज इक्वल टू ई यू प्लस ई प्लस वन इंटू वी। अब इसी एग्जाम्पल को यूज करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन ऐसा है कि एक वॉल है जो कि इस तरीके से रखा हुआ है और एक बॉल है जो कि नीचे की डायरेक्शन में यू नॉट से गिर रहा था और कांस्टेंट स्पीड है। टक्कर खाने के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी अगर E इज इक्वल टू 1/2 दिया गया। फाइंड फाइनल स्पीड। अब तो आया होगा, आया ही नहीं आया अभी तक। u0/2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो v1 क्या हो जाएगा, बॉल टक्कर खाने के बाद फिर ऊपर चलेगा तो इसकी वेलोसिटी फाइनल होगी v1। वो कितनी होगी, ई प्लस वन इंटू वी। क्या इसकी वेलोसिटी है क्या वॉल की, नहीं बिल्कुल नहीं है, तो ये जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, ई यू। तो इस बात को याद रखेंगे कि अगर हैवी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जस्ट ई टाइम्स हो जाती है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये शॉर्ट ट्रिक है, नोट में डाल के लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। इफ द वॉल इज नॉट मूविंग देन द वेलोसिटी, नहीं स्पीड बोलेंगे, वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ आ जाता है ना, देन द स्पीड of the ball after
the collision will become E times, ठीक है। सो V इज इक्वल्स टू E यू नॉट। इसमें दूसरा नोट डाल करके भी मैं लिख देता हूँ। पहला ये है, दूसरा ये है कि द हाइट अटेंड बाय द बॉल आफ्टर collision will be E squared times of the initial height। अब इसको प्रूफ करके तुम लोग मुझे बताओ कि एक बॉल है, उस बॉल को मैंने क्या किया, h हाइट से ड्रॉप किया, u इज इक्वल्स टू 0 है, ध्यान रखना, और इसको ड्रॉप किया और ये बॉल नीचे गया, टक्कर खाया। टक्कर खाने के बाद कितना हाइट पहुंचेगा, अगर इसको मैंने h नॉट से ड्रॉप किया है तो वो वापस से कितना हाइट तक पहुंचेगा, अगर अगर क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोलिजन का दे रखा है ई। सॉल्व करो। आया आंसर? देखो काफी आसान है, करते हैं हम लोग। अगर एच नॉट हाइट से ड्रॉप किया गया है तो कोलिजन करने के टाइम पे इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 2gh, है ना, इतना एच नॉट है तो इतनी वेलोसिटी होगा। और कोलिजन करने के बाद अब कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, इसको यू नॉट बोल देता हूँ, तो ई टाइम्स ऑफ यू नॉट, ये अभी हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक यूज किया, इसको मैं पुट कर लेता हूँ, ई टाइम्स ऑफ रूट अंडर ऑफ 2gh0। और ये कितना हाइट ऊपर गया, h हाइट एज्यूम कर लेता हूँ, तो h और v में क्या रिलेशन होगा, v इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 2gh। इस h में और इस v में रिलेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 2gh, और v का वैल्यू तो हमें पता है विच इज e रूट अंडर ऑफ 2gh0 इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 2gh। दोनों साइड स्क्वायर कर लो और कैंसिल आउट कर लो, तो आंसर कितना आ जाएगा, दिस मच। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है। तो ये जो दो शॉर्ट ट्रिक है मैंने पहले ही बता दिया, ये हर एक जगह पे नहीं बताया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन क्या है, एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है, एक बॉल है जिसको h हाइट से ड्रॉप किया गया, h हाइट से ड्रॉप किया गया, तो ये क्या करेगा, नीचे जाएगा, टक्कर खाएगा, टक्कर खाने के बाद फिर उठेगा, फिर टक्कर खाएगा, फिर उठेगा, फिर टक्कर खाएगा, और इस तरीके से कोलिजन्स करेंगे। बोला गया कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो दे रखा है E। बोला गया देन फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस traveled by the ball till it stops. Also find the number of collisions done by the ball. सॉल्व करो। एक्चुअल में यही क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन से हम लोग वो सारी चीज
निकाल करके लाते हैं। अगर वो दो ऊपर के शॉर्ट ट्रिक नहीं पता हो तो मान लो कि तुमसे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं बनता। चलो आप बना करके बताओ। चलो सॉल्व करते हैं अब। तो देखो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स में, कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे बताओ। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन्स। हाँ इनफाइनाइट ढेर सारे कोलिजन करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन में एक क्वेश्चन मैंने कराया था बर्ड वाला, जो बार बार कार को आकर टक्कर खा रहा, तो उसमें भी सर, अगर इनफाइनाइट। एयर फ्रिक्शन ये सब होता है तो फिर रुक जाता है ना? रुकेगा तो इस केस में भी, लेकिन ये दूसरे कारण से रुक रहा है। लेकिन एयर फ्रिक्शन वगैरह होता तो उसके कारण से एनर्जी का और लॉस होता, वो भी एक तरीका, मतलब कि अलग तरीका से रुकता। ओके। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। सिर्फ एक विस्कोसिटी चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पे एयर ड्रैग के कारण से चीज़ें कुछ हम लोग निकालेंगे, बाकी और कहीं पे भी फिजिक्स में नहीं आता है। ठीक है, तो ये अब ऊपर चढ़ेगा। तो देखो हमें ये पता है कि अगर इसको h हाइट से ड्रॉप किया गया है तो ये कितना हाइट ऊपर पहुंचेगा। ई स्क्वायर एच। ई स्क्वायर एच। कितना आसान हो गया, तुमको सिर्फ एपीजीपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए और वापस से टक्कर खाने के बाद फिर नीचे आएगा। तो अगर ई की तुमने, पावर 4h। है ना, इस हाइट को अगर तुमने h1 बोला है तो ये हाइट कितना होगा h2, और h2 जो होगा ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ h1 होगा, और h1 का वैल्यू तुम्हारा ई स्क्वायर एच है, तो ई रेज टू पावर 4 h हो जाएगा। वापस से टक्कर खा करके फिर नीचे आएगा, और इस तरीके से ये इनफाइनाइट टाइम्स कोलिजन करेगा। हालांकि ये कोलिजन सेम जगह पे करेगा, मैं सिर्फ इसको एक्सटेंड करके दिखा रहा हूँ। चलो, तो नंबर ऑफ कोलिजन तो इनफाइनाइट हो गया। टोटल हाइट कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस हाइट में, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले तो h होगा ऐड किया, फिर 2h1 होगा, प्लस 2h2 होगा, प्लस 2h3 होगा, अप टू सो ऑन। तो h को एज इट इज रहने दो 2h1 का वैल्यू कितना हो जाएगा ई स्क्वायर एच, प्लस 2h2 का वैल्यू कितना हो जाएगा ई रेज टू पावर 4h, प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर 6h, अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स। अब क्या क्या कॉमन आ सकता है, 2e² कॉमन आ सकता है, 2e² इंटू h कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा 1 प्लस e² प्लस e की पावर 4 अप टू सोन। और ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी। क्या फॉर्मूला जीपी होता है, ए बाय 1 माइनस आर। 1 minus r. 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ आर। आर कितना है, e² है ना, ई स्क्वायर। ये आ गया आंसर। तो अब जो भी है कॉमन वॉमन लेना है वो कॉमन ले लो, आंसर आ चुका है तुम्हारा 2e² डिवाइडेड बाय 1 माइनस e²। दिस इज आंसर। समझ में आया। हाँ सर, सही है। अच्छा, इसी क्वेश्चन के लिए बोलो टाइम कितना लगेगा, फाइंड द टोटल टाइम फॉर द कोलिजन। क्या सेंटेंस सही नहीं है, टोटल टाइम फॉर द कोलिजन, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट विल स्टॉप। आफ्टर विच फॉल विल स्टॉप। ठीक है, सॉल्व करके बताओ। ये h हाइट से फिर से ड्रॉप किया गया, और ई दे रखा है इसका वैल्यू, करो सॉल्व। तो देखो ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही है उसी के जैसा, बस मुझे टाइम देखना है। तो टाइम क्या था, रूट अंडर ऑफ 2h/g, यही होता है टाइम। तो t1 टाइम कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ 2h1/g हो जाएगा।
दैट मीन्स रूट अंडर ऑफ 2h1 का वैल्यू e स्क्वायर टाइम्स ऑफ h डिवाइड बाय g इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 2h बाय g इंटू e। तो इस बात को हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि जो टाइम है वो भी e टाइम्स हो जा रहा है, जैसे वेलोसिटी e टाइम्स होता है ना, तो उसी तरीके से टाइम भी e टाइम्स हो जा रहा है। ये काम करना है। अब ये चीज निकाल लिया, अब आसान है हमारे लिए काम करना। बॉल आया, टक्कर खाया, खाने के बाद ऊपर उठा, फिर टक्कर खाया, फिर इस तरीके से टक्कर खाते जाएगा। तो इसके लिए टाइम मैंने मान लिया t है, इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा t1 विच इज e टाइम्स ऑफ t। इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा t2 विच इज e टाइम्स ऑफ t1, e टाइम्स ऑफ t आ जाएगा। और t3 टाइम कितना आ जाएगा e टाइम्स ऑफ t2, तो e क्यूब t आ जाएगा। इस तरीके से अप टू सो ऑन। अब इसी को मुझे ऐड करना है, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू t प्लस 2t1 प्लस 2t2 प्लस t3, ऐसे करके हमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, क्योंकि ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम अलग अलग है ना। ये आ जाएगा t प्लस 2et प्लस 2e स्क्वायर t प्लस 2e क्यूब t अप टू सो ऑन। कॉमन ले लो, 2et कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस e प्लस ए स्क्वायर अप टू सो ऑन। बस सीरीज का फॉर्मूला लगा लो, t प्लस 2et 1/1 माइनस ऑफ e हो जाएगा 2 प्लस t 2e डिवाइड बाय 1 माइनस e। यही आया। हाँ सर। चलो अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा पब्लिक कॉलिजन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कितना क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाना चाहिए। मान लो कि एक बॉल है जो कि m मास का है। अच्छा वो एक क्वेश्चन था ना, वो दे देता है। और ये भी m मास का है, और ये बॉल है, बॉल स्टेशनरी है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा था u नॉट से, और ये रेस्ट पे था, ठीक है। इस बॉल ए एंड बॉल बी। तो बोला गया कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो गए, फाइंड द नंबर ऑफ कोलिजन्स if e is equals to 3/4। सॉल्व करो। और इसके लिए जो कोलिजन हो रहा है, इसके लिए इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, e is equals to 1। तो देखो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि पहला तक ये तो रेस्ट पे है, पहला टक्कर खाएगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, हो सकता है लेफ्ट में रहे राइट में रहे, मालूम नहीं। तो इस डायरेक्शन में आ गया इसके पास v1 वेलोसिटी, और इसके पास कोलिजन होने के बाद वेलोसिटी आ गया v2, ए बॉल एंड बी बॉल। फिर क्या करेगा, ये v2 जाकर के इसके साथ कोलिजन करेगा। कोलिजन होने के बाद इस बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी v3, और फिर इसके साथ कोलिजन होगा। तो मुझे ये चेक करना था कि ये इसके साथ कोलिजन करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है अगर मैं इसको रेस्ट पे ना दे करके इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देता तो क्या होता, इस बॉल की वेलोसिटी इधर हो जाती और ये बॉल की वेलोसिटी इधर हो जाती। अब ये कोलिजन करने के बाद इसकी वेलोसिटी इधर भी v3 और ये v1 है, तो ये इसको अप्रोच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मतलब v3 अगर बड़ा होगा तभी नेक्स्ट कोलिजन होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। इस कोलिजन में तो साफ साफ आंसर दिख रहा है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट तुम लोग को भी बता दिया क्या है। तो पहला जो है इन दोनों के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन एंड ई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन कितना हो जाएगा, m u नॉट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम m v1 प्लस ऑफ m v2, कैंसिल आउट कर लो, हो जाएगा u नॉट इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन।
सेकेंड इक्वेशन क्या है, ई का, इट इज 3/4, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, v2 माइनस ऑफ v1। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूँ, v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2v2 आ जाएगा तुम्हारा। 2v2 इज इक्वल टू, ऐड करा है ना, 1 + 3/4 7/4 u0, सो v2 कितना है 7/8 u0। तो v1 कितना आ गया, सो v1 इज इक्वल टू 1/8, हाँ ये v1 निकला। तो मुझे यहाँ पे वेलोसिटी इसका पता चल गया, विच इज 1/8 u0, और जो डायरेक्शन हमने अज्यूम करा है वो सही है। और ये कितना हो जाएगा v2 7/8 u0, टक्कर खाया। क्योंकि e इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उतनी ही होगी, इलास्टिक कोलिजन है ना। और ये आ रहा है तुम्हारा u0/8 से। अब दोनों कोलिजन करेगा, तो कोलिजन होने के बाद फिर ये इस तरफ चला जाएगा और ये फिर इस तरफ चला जाएगा, है ना। तो इसकी वेलोसिटी में v, हाँ मुझे मालूम तो है नहीं ना, ऐसा कर लेता हूँ पॉजिटिव में जूम कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो। देखो अब तुम पे डिपेंड करता है तुम किस तरीके से कर रहे हो। मैं अगर इधर भी कर लूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसा कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं v4 एंड v5। क्यों, क्योंकि अभी एक इक्वेशन बनता है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे और काफ़ी आसान होता है सॉल्व करने में। कैसे, देखो जब हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को हमने सेम करा। ये हमारा इनिशियल और ये हमारा फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना है m u0/8 और इन माइनस ऑफ m 7 u0/8। फाइनल मोमेंटम में क्या लिखेंगे, m v4 प्लस m v5, बिल्कुल सही। तो m कैंसिल आउट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 u0/8 नेगेटिव में। तो इस जगह पे देखो प्लस साइन आया है ना, ये प्लस साइन आया, जिसके कारण से हम e का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें डायरेक्ट ऐड करने से हमारा काम बन जाता है। e का फॉर्मूला कितना लगेगा, e इज इक्वल टू, वापस से 3/4 है ना, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच, तो कितने से सेपरेट कर रहा है, डेट इज v5 माइनस v4। ऑलवेज हमें v5 को बड़ा रखना, तभी तो सेपरेशन होगा। ऐसा मत करना v4 को बड़ा कर लिया, तो एजम्पशन ही गलत हो गया तुम्हारा। और अप्रोच कितने से कर रहा है, 7u/8 प्लस u0/8 विच इज u0, हो जाएगा 3/4 u0 इज इक्वल टू v5 माइनस v4। तो मैं इसी की बात कर रहा था, ये जो इक्वेशन आया और ये जो इक्वेशन आया, दोनों को ऐड करने से हमारा डायरेक्ट काम बन जाएगा। तो इसीलिए मैं दोनों के डायरेक्शन को ऑलवेज सेम एज्यूम करता हूँ, एक ही डायरेक्शन। तो v4 कैंसिल आउट, 2v5 और कितना आ जाएगा, ये दोनों को ऐड किया है तो वो माइनस साइन में जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 6 0 आ जा रहा है ना। हाँ सो v5 इज इक्वल टू 0 और v6 कितना आ जाएगा, v4 सॉरी v4 कितना आ जाएगा, -3u0/4। -3u0/4। अब इस माइनस का मतलब ये है कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम करा है वो गलत है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ए बॉल, बी बॉल वापस से रेस्ट पे आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3u0/4 और बॉल इसी जगह पे रहेगा। काफी अजीब सा हो गया, मतलब रेस्ट पे था वापस से रेस्ट पे आ गया, इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितने हुए अब वो हम लोग चेक कर लेते हैं।
एक कोलिजन इसके बीच में हुआ, दूसरा कोलिजन इन दोनों के बीच में हुआ, और तीसरा कोलिजन वापस से यहाँ पे हुआ, है ना। तो टोटल 3 कोलिजन हुए। सपोज ये रेस्ट पे नहीं होता, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाती, तो फोर्थ कोलिजन भी पॉसिबल होता। नंबर ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू 3, बराबर। क्वेश्चन ऐसा है, ये m बॉल मास का बॉल है, ये 2m है, और ये 2m है। इन दोनों के बीच में 1/2 है, और इन दोनों के बीच में ये 1 है, और ये 1/2 है, और ये इस डायरेक्शन में u0 से जा रहा था। अब फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ कोलिजन। एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए बी सी, बराबर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये u0 से आ रहा है, तो मुझे हर एक कोलिजन्स को एक एक करके देख करके वेलोसिटीज निकालना है। तो इनिशियली ये सिस्टम कुछ ऐसा था, 2m मास, ये सभी रेस्ट पे थे, बस ये मूव कर रहा था। तो फर्स्ट कोलिजन में हुआ यूँ कि ये दोनों कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी v1, और इसके पास वेलोसिटी आ जाएगा v1 एंड v2, और ये एज इट इज रहेगा, और ये m। इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच इक्वल होना चाहिए। सो v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू u0 फर्स्ट, और दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन m u0 is equals to m u0 is equals to m v1 plus 2m v2, mm cancel out, so 2 v2 plus v1 is equals to u0। इन दो इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, तो v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 3v2 is equals to 2u0 एंड v2 is equals to 2u0 by 3 आ गया। तो v1 कितना आ गया, v1 is equals to कितना आ रहा है, v1 माइनस u0/3 माइनस ऑफ u0 by 3। तो ये हमारा v1 एंड v2 आ गया। इसमें v2 का वैल्यू 4, और ये हाँ सही। तो इसके वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट करके चेक कर लेता हूँ। v1 कितना है, डेट इज माइनस, नेगेटिव डायरेक्शन में आया है, मतलब बॉल इस तरफ ना जाकर के इस तरफ जाएगा, विच इज u0 by 3, और इसके पास वेलोसिटी आ चुकी है विच इज इक्वल्स टू 2u0 by 3, और ये अभी भी रेस्ट पे। तो अब इन दोनों का कोलिजन होगा, और ये कोलिजन करने के बाद इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। लेट्स से दिस इज v3 एंड v4, और इन दोनों के कोलिजन के लिए e इज इक्वल्स टू 1/2 दिया हुआ है, 1/2 है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन is equals to e times of approach, e times of approach, cancel out, तो फॉर्मूला आया is equals to u0 by 3। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से, तो कितना आ जाएगा, 2m इंटू 2u0 by 3, और ये हो जाएगा 2m v3 प्लस 2m v4, 2m 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 कैंसिल आउट, सो v4 प्लस v3 इज इक्वल्स टू 2u0 by 3। अब इन दोनों इक्वेशन को वापस से मैं क्या करूँगा, ऐड। तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, v3 कैंसिल आउट,
2v4 is equals to u नॉट, है ना। सो v4 is equals to u नॉट बाई 2 एंड v3 कितना आ गया फिर, v3 is equals to u नॉट बाई 3 और u नॉट बाई 2, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 that is u नॉट बाई 6। सही है। तो हाँ sure. अब कोलिजन sir. करने के बाद इनकी वेलोसिटी वापस से इधर ही रह गई है, विच इज u नॉट बाई 6, v3 है ना ये, हाँ v4 कितना है, that is u नॉट बाई 2। और लास्ट वाला जो बॉल था वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितने से, u नॉट बाई 3। अब नंबर ऑफ कोलिजन्स, मतलब अब कोलिजन पॉसिबल नहीं है ना, इसका डायरेक्शन उल्टा भी हो सकता था, हुआ नहीं लेकिन। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हुए, 2. दो नंबर ऑफ कोलिजन। सर ये काफी लेंथी बन जाएगा ना क्वेश्चन, लाइक 4-5 कोलिशंस होंगे तो। हाँ, चेक करना पड़ेगा, ठीक है, वेलोसिटीज को डाल डाल करके बस चेक करना पड़ेगा और उसी से पता चलेगा। लेंथी तो होता ही है इस टाइप का क्वेश्चन, अगर आया तो। जनरली इलास्टिक कोलिजन दे दिया जाता है आइडेंटिकल मास, तो पता चल जाता है कि हाँ वेलोसिटी एक्सचेंज होगा, तो उससे थोड़ा आसान हो जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक बैट्समैन है जो कि खेल रहा था और उसने बैट को घुमाया 6 मारने के लिए, और बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही थी विद द स्पीड ऑफ लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा गया है कि इस बैट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द बैट such that it hits a sixer, given that ball strikes the bat perpendicularly and the ball takes off at an angle of 45 degree with the horizontal। ठीक है, सर वो मतलब ग्राउंड की बाउंड्री कितनी दूर है वो नहीं दिया है। हाँ अभी देख रहा हूँ ना, radius of the field, जूम कर लेते हैं, is let's say 50 नहीं 1000 मीटर, मुझे पता नहीं है, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से द कोलिजन इज नॉट इलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन एंड विथ 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। सॉल्व करो उसको। तो सर क्वाड्रेटिक आ रहा है। क्वाड्रेटिक आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं, देखो इसीलिए तो डेटा थोड़ा अच्छा देना पड़ता है, अदरवाइज क्या होता है ना, आंसर्स ढंग के नहीं आते हैं। एज्यूम हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि बैट काफ़ी ज़्यादा हैवी है और जो आदमी है, बैट्समैन है, वो बिल्कुल सेंटर पे है, तो इसको 45 डिग्री के एंगल से फेंका गया बॉल और वो वापस से यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट 6 करवाना है। उसका रेंज कितना हो जाएगा, रेडियस के बराबर। सो आर रेंज का फॉर्मूला क्या होता है 2ux uy/g होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये रेंज मैंने अगर 2000 बोला है तो जी का वैल्यू 10 इंटू 2, यू एक्स और यू वाई सेम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 45 डिग्री बोला है मैंने,
सो यू एक्स एंड यू वाई हो गया सेम। इस डायरेक्शन में u हो जाएगा रूट अंडर ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर विच इज रूट टू यू नॉट बोल लेता हूँ या फिर यू एक्स ही बोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यू एक्स कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, यू एक्स और यू वाई का वैल्यू आ गया 100 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। तो इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। अब हमें ये पता है कि जब बॉल से टक्कर खाएगा बैट का और बॉल का टक्कर होगा तो बॉल की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v1 इज इक्वल टू जितनी बॉल की वेलोसिटी थी उसको e से मल्टीप्लाई कर लो प्लस जितना बैट का वेलोसिटी है उसको e प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लो। ये आंसर e का वैल्यू दे रखा है 1/2, u कितना है 5/2 प्लस 3/2 v। सो दिस इज v1 और ये v1 जो वेलोसिटी है वो ये है, दिस इज v1, ये v1 है। अब क्या करना है, इस v1 का वैल्यू मुझे √2 u x के बराबर करना है। तो ये आएगा आंसर, तो ये आएगा 5/2 प्लस 3/2 वेलोसिटी ऑफ द बैट इज इक्वल्स टू √2 u x। u x कितना है 100। समझ में आया या नहीं आया? अरे इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए ना। और ये वेलोसिटी कैसे आएगा, बैट के टक्कर खाने के बाद। और बैट के टक्कर खाने के बाद जो वेलोसिटी बनती है वो इतनी सी बनती है, हम लोगों ने ऊपर निकाला था। हाँ तो ये 5/2 प्लस 3/2 वेलोसिटी ऑफ बैट, ई का वैल्यू 1/2 है क्योंकि। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। और v1 की वेलोसिटी, ये जो है v1 की वेलोसिटी वो ये है, v1 कितना है √2 टाइम्स ऑफ यू एक्स, उसका वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे वी भी आ जाएगा, ठीक है क्या? हाँ। सर मैंने वो यहाँ से जो v आया ना 5 + 3v/2 हाँ, और वो इसमें पुट कर दिया रेंज में, वो u² उसमें। मुझे तो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ना, इसीलिए मैंने मिनिमम वेलोसिटी निकाल लिया इधर से कितना चाहिए। उसके लिए मुझे वेलोसिटी ऑफ बैट कितना होना चाहिए वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तुम उसका वैल्यू पुट करोगे रेंज में तो तुम्हें तो वेरिएबल्स दे देंगे। चलो कोई नहीं, बाकी तो ये हम लोग का हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्लिक कोलिजन देखेंगे और फिर एक वेरिएबल मास सिस्टम देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।